हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ की 4 मिट्टियों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उसके आगे के जो अन्य मिट्टियां हैं उसको हम आज के क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला जो यहाँ पर हमारी मिट्टी है आज की क्लास की, वो है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी छत्तीसगढ़ के लेटेराइट मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। कारण इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र में ये जो है बागवानी फसल इसी मिट्टी में उपजाई जाती है। ठीक है, जैसे बागवानी फसल मतलब लीची की खेती और टमाटर की खेती, आलू की खेती, चाय की खेती, इस तरह से इस लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। ठीक है, तो आइए हम इसके विषय में अन्य विषयों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में बात करें तो इसको हम भाठा मिट्टी या फिर मुरुमू मिट्टी भी कहते हैं। कारण क्या है कि इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, यह मिट्टी मुख्यतः अन्य मिट्टी के अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इस मिट्टी का एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं बंजर मिट्टी। बंजर जो मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी का ही एक प्रकार है बंजर मिट्टी। इस मिट्टी में उपजाऊपन बहुत कम होती है। ठीक है, यह कहना चाहिए यह मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी है। जो बंजर भूमि होती है उसी को हम लेटेराइट मिट्टी में ही हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो याद करेंगे इसके स्थानीय नाम है आपका मुरमी और भाठा मिट्टी। ठीक है, बंजर भूमि जो होती है वह भी लेटेराइट मिट्टी का ही एक भाग होती है, जो कि हमारा मुख्य रूप से जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो लेटेराइजेशन प्रक्रिया के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, लेटेराइजेशन प्रक्रिया, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है लेटेराइजेशन प्रक्रिया किससे संबंधित है। ठीक, तो लेटेराइजेशन प्रक्रिया जो है मिट्टी से संबंधित है, इस बात को आपको याद रखना है। आयोग द्वारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेटेराइजेशन प्रक्रिया जो है मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति के विषय में बात करें तो प्रकृति जो है, जिस मिट्टी का पीएच मान जो है 7 से कम होती है उसका पीएच मान अम्लीय होता है, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसका पीएच मान क्षारीय होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का पीएच मान जो है 5.2 होता है, इसीलिए इसका पीएच मान जो है 7.2 होने के कारण अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक, 7 से नीचे है, 5.2 है, इसीलिए इसका प्रकृति अम्लीय होती है। 7 से ऊपर पीएच मान की प्रकृति क्षारीय होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके रंग का कलर जो है कत्था कलर का इसका रंग होता है। फसल की बात करें तो फसल मैंने आपको बताया इस मिट्टी में मुख्य रूप से बागवानी फसलें उगाई जाती है। ठीक, बागवानी की फसलें इस मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। बागवानी की फसल में आती है हमारी चाय, लीची और टमाटर और आलू, तो इस तरह से फसलें इसमें उपजाई जाती है। हम लोग जानते हैं जैसे जसपुर क्षेत्र की एक जगह है जिसका नाम है लुड़ेग। ठीक है, लुड़ेग को हम बोलते हैं टमाटर की राजधानी। ठीक है, जसपुर का एक स्थान है जिसका बोलते हैं लुड़ेग, और लुड़ेग को हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से बस्तर, रायगढ़, धमतरी, अंबिकापुर क्षेत्र, कोरिया, कोरबा, महासमुंद, जांजगीर चांपा और शक्ति क्षेत्रों में यह अल्प मात्रा में इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक, मुख्य रूप से आपको मानना है यहाँ पर जसपुर क्षेत्र, ठीक है, जसपुर क्षेत्र और रायगढ़ क्षेत्र में, और अल्प मात्रा में धमतरी में, अंबिकापुर अर्थात सरगुजा जिला में, ठीक, महासमुंद जिला में, शक्ति जिला में, जांजगीर चांपा जिला में और धमतरी जिला में। ठीक है, तो इस तरह से इसका विस्तार को आपको याद रखना है। उपयोग की बात करें तो इस मिट्टी का जो प्रकृति जो है आप देखेंगे तो इस मिट्टी में एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम और लौह के अधिकता के कारण एल्युमिनियम और लौह की अधिकता के कारण
की मिट्टी कठोर हो जाती है। ठीक है, अत्यधिक ये मिट्टी अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह मिट्टी कठोर होती है। इसीलिए इस मिट्टी का उपयोग जो है मुख्य रूप से ईंट बनाने में और मकान बनाने में, ठीक है, भवन निर्माण और ईंट बनाने में इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, खेती के अलावा बागवानी खेती हमने देखा, इसके अलावा इस मिट्टी का प्रमुख उपयोग है ईंट बनाना। ईंट का निर्माण जो है लेटराइट मिट्टी से की जाती है और भवन निर्माण के लिए भी यह मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है अन्य मिट्टी के अपेक्षा। ठीक है, अन्य मिट्टी के अपेक्षा क्या होती है, यह मिट्टी भवन निर्माण और ईंट निर्माण में अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, चूना और पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इस मिट्टी में पोटास और चूना का क्या कहते हैं, अधिक उसमें डाला जाता है ताकि इस मिट्टी से भी पैदावार लिया जा सके। ठीक है, तो ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास और चूना, तो इन चीज़ों की इस मिट्टी में कमी होती है। ठीक है, तो इस मिट्टी को आपको याद रखना है। लेटराइट मिट्टी पीएच मान हम देखें 7 से कम अर्थात 5.2, 7 से कम होने के कारण इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। ठीक है, इसका स्थायी नाम है मुर्मी या फिर भाटा मिट्टी। बंजर मिट्टी भी इसको कई जगह बोलते हैं, जिसकी उपजाऊपन नहीं होती। ऐसी भूमि जिसमें खेती नहीं किया जाता, जो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको हम बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है, इस मिट्टी में भवन निर्माण और ईंट के निर्माण के लिए यह मिट्टी ज़्यादा उपयोगी है। ठीक, अब देखेंगे हमारा अगला मिट्टी है जो कि हमारा डोरसा मिट्टी। ठीक है, डोरसा मिट्टी मुख्यतः काली और मटासी, ठीक है, काली कन्हार और मटासी मिट्टी का ही मिश्रण है। कन्हार और मटासी मिट्टी का ही मिश्रण को हम बोलते हैं डोरसा मिट्टी। ठीक है, ये दोनों जिस क्षेत्र में मिश्रित रूप में पाई जाती है उस क्षेत्र की मिट्टी को बोलते हैं हम डोरसा मिट्टी। काली कन्हार और मटासी मिट्टी के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, डोरसा मिट्टी। यह आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट शैल समूह के निक्षालन से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट शैल समूह से ही इसका निर्माण हुआ है। इसका रंग जो है गहरा भूरा होता है। ठीक है, गहरा भूरा होता है इसका रंग। ठीक है, अब फसल की बात करेंगे हम, तो फसल इसमें धान की फसल उगाई जाती है। ठीक है, क्या की फसल उगाई जाती है, धान की फसल। क्योंकि आपको पता है कि कन्हार मिट्टी जो है, ये जो कन्हार की मिट्टी है, इसमें मुख्यतः धान की खेती की जाती है और कन्हार मिट्टी जो है फसल के लिए अर्थात कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो डोरसा मिट्टी में कन्हार का ही मिश्रण है और मटासी का ही मिश्रण है, तो इसलिए इसमें भी धान की फसल अधिक उपयोगी है, धान की फसल हेतु अधिक उपयोगी है। ठीक, प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। कारण क्या है, इसका पीएच मान जो है 7 से ऊपर होती है। ठीक, 7.6 इसका पीएच मान होता है, इसलिए इसको हम क्षारीय प्रकृति की में हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय होती है। ठीक, अब इसका हम विस्तार की बात कर रहे हैं, विस्तार की बात करेंगे तो यह मिट्टी महानदी घाटी क्षेत्र अर्थात आपके राजनांदगांव क्षेत्र है ना, आपका अंबागढ़ चौकी क्षेत्र, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र, बलौद क्षेत्र, बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद और आपके इधर आ जाएगा बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़। ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से महानदी का बहाव हुआ है, उसी क्षेत्र के आसपास में यह मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, इंद्रावती नदी घाटी अर्थात हमारा बस्तर के क्षेत्र के इंद्रावती नदी जो बही है उसी के घाटियों में है ना यह मिट्टी पाई जाती है। अब महानदी के घाटी में भी पाई जाती है ना। सबरी नदी जो है आपके बस्तर संभाग के में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। सबरी नदी के घाटी क्षेत्र में भी इसकी उपलब्धता पाई जाती है।
अब जसपुर घाटी देखेंगे, जसपुर क्षेत्र के जो नदियां पाई जाती है उनके घाटियों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम डोरसा मिट्टी को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, अब हम इसके एक और महत्वपूर्ण मिट्टी को देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कछारी मिट्टी। ठीक है, ये है हमारा कछारी मिट्टी। जैसे कि नाम से ही आप स्पष्ट है कि कछारी मिट्टी अर्थात कछार में पाई जाने वाली मिट्टी। कछार किसको बोलते हैं? नदी के तटीय भाग में जो काप से बना हुआ जो मिट्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कछार बोलते हैं। नदी हो, नाला हो, उसी के किनारे में कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। नदी के किनारे, ठीक है, यह किसकी होती है? नदी के किनारे गाद के जमा होने से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर निर्माण को भी आप देख सकते हैं, नदी के किनारे गाद के जमा होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, इसका विस्तार की बात करें हम तो महानदी और उसके सहायक नदी के तटीय क्षेत्र में, महानदी हो गई और उसकी सहायक नदी के तटीय जो क्षेत्र है उसमें यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अब इसका हम देखेंगे प्रकार। तो कछारी मिट्टी को हम दो भागों में इसको हम बांट करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा पाल कछार, ठीक है, पाल कछार, और दूसरा है हमारा आपका पटपर कछार। ठीक है, पाल कछार और पटपर कछार। पाल कछार जो मिट्टी है यह मिट्टी उपजाऊ होती है और पटपर कछार जो मिट्टी है यह मिट्टी जो है अनउपजाऊ होती है। इसमें उपजाऊ के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। कारण यह है कि यह जो मिट्टी है इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है और यह मुख्यतः पाल कछार की अपेक्षा पटपर कछार जो है थोड़ा उच्च स्थलों में पाई जाती है। इसलिए इसमें क्या होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है और सिंचाई के द्वारा हम इसमें फल और सब्जियां हम इसमें उपजाऊ इसमें फसल उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? रेत की मात्रा अधिक होती है। और पाल कछार में, पाल कछार जो है उपजाऊ मिट्टी है, इसमें उद्यान फसल और फलों का उत्पादन इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो कछारी मिट्टी को हम यहाँ पर दो भाग में बांटेंगे। पाल कछार जो कि उपजाऊ मिट्टी है, इसमें उद्यानी फसल और फलों का उत्पादन होता है, और पटपर कछार जो कि अनुपजाऊ मिट्टी है, इसमें रेत की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें उपजाऊपन कम होती है और इसमें सिंचाई के द्वारा हम इसमें सब्जी भाजी की खेती इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। जो निचली क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है वह पाल है और ऊपर क्षेत्र में पाई जाती है जो नदी के थोड़ा तटीय भाग से थोड़ा ऊपर में पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पटपर कछार। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर हमने 7 नदियों का अध्ययन हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, 7 नदी का आप अच्छे से इसको और भी अध्ययन करें और इनके मुख्य रूप से जितने बातों मैंने आपने बताया है, इनके स्थानीय नाम के विषय में आपको याद रखना है, इसका पीएच मान याद रखना है, किस क्षेत्र में इसकी उपलब्धता है, इसका विस्तार किस क्षेत्र में है, इसको आपको याद रखना है, और इसको फसल को याद रखना है कि अमुक मिट्टी में अमुक फसल उपजाई जाती है करके। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला मैं आपको हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित है, बहुत सारे शब्द है हमारे छत्तीसगढ़ की स्थानीय मिट्टियों का, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कई भूमियाँ पाई जाती है, ठीक है, कई भूमि पाई जाती है, उसको अलग अलग नाम से हम उसको जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं परिया, ठीक है, परिया खेती। परिया खेती उसको बोलते हैं जिसमें खेती नहीं की जाती है ना, परिया भूमि बोल देते हैं, है ना। परिया भूमि मतलब जिसमें खेती ना की जा सकती है ना, जिसमें खेती नहीं किया जाता उसको हम परिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहता है जिसमें ना तो धान की फसल होती है, ना बागवानी फसल होती है, ना ही तिलहन होती है, ना ही दलहन होती है, ऐसे ही पड़ा रहता है बंजर भूमि टाइप से, उसको हम परिया भूमि बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए बाहरा। आप सुने होंगे जमीन खेतों के जो खेत जब उसमें धान उपजाई जाती है तो बाहरा भूमि अर्थात जो भूमि की अवस्थिति होती है उसमें निचले स्थल को हम क्या बोलते हैं? बाहरा बोलते हैं।
ठीक है। निचले जो स्थल होता है क्या बोलते हैं उसको, बाहरा बोलते हैं। बाहरा खेती में मुख्यतः अधिक दिन की जो धान होती है उसको उसमें बोया जाता है ताकि ज़्यादा उसमें पैदावार लिया जा सके, ज़्यादा पैदावार लिया जा सके। बाहरा भूमि मतलब गहरी उपजाऊ भूमि, ठीक है। जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि है उसको हम बोलते हैं बाहरा भूमि, जिसमें जल की उपलब्धता जो है अधिक होती है। जो वर्षा की जल होती है वो गहरा जो भूमि होने के कारण, अन्य स्थानों से निचला होने के कारण उस भूमि में क्या होती है, जल की उपलब्धता अधिक होती है, इसलिए हम बोलते हैं बाहरा भूमि, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर भर्री भूमि है ना। यह जो भर्री भूमि है, जो खेत होती है जिसमें धान उगाए जाते हैं उससे उच्च स्थान में, है ना, उच्च स्थान में पाए जाने वाली भूमि को हम भर्री बोलते हैं। इस मिट्टी में इस भूमि भर्री भूमि में उच्च स्थान होने के कारण बहुत कम दिन का फसल उपजाया जाता है, ठीक है। यह भूमि जो है मुख्यतः काली मिट्टी का बना रहता है और इसमें कम दिन की फसल उपजाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए भटंगरी, यह शब्द छत्तीसगढ़ी शब्द से लिया हुआ है। भटंगरी भूमि यह भी ऊंची पर स्थित भूमि है। इस भूमि का कारण यह है भटंगरी कहने का कि इसमें यह उच्च स्थान में पाई जाती है, ठीक है। भर्री से भी और परिया से भी ऊंची स्थान पर पाई जाती है। इस मिट्टी में कितने भी बारिश हो इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। बहुत ही तुरंत इस मिट्टी में क्या हो जाती है, पानी जो है गिरने के पश्चात तुरंत ये मिट्टी सूख जाती है। अर्थात यह मिट्टी नमी इसमें बहुत कम दिनों तक रहती है, बहुत कम नमी की मात्रा इसमें रहती है, इसलिए हम मिलते हैं भटंगरी बोलते हैं। इसमें भी यह मिट्टी आप बोल सकते हैं बहुत मतलब अनउपजाऊ मिट्टी है, यह उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको आपको छत्तीसगढ़ के हमारा जो स्थानीय क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में बोली जाने वाली यह शब्द है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में हमारा छत्तीसगढ़ का एग्जाम जब होती है तो उसमें ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी है उनको वरीयता दिया जा सके, ठीक है। अब मैं आपको हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है, उसका मैं आपको क्रम बता रहा हूँ कि उस क्षेत्र में पर्टिकुलर जो स्थान है उस क्षेत्र में मिट्टियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है। देखिए बस्तर के पठार में पाई जाने वाली उच्च से निम्न स्तर की मिट्टी, ठीक है, उच्च से निम्न स्तर की मिट्टी, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ लिख करके, उच्च से निम्न स्तर में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, हम यहाँ पर स्टेप में हम इसको जब हम बना के देखते हैं तो ये ऊंचा स्थान हो गया, ये नीचा हो गया। तो इस तरह से उच्च से निम्न स्तर में बस्तर क्षेत्र में तो यह जो मिट्टी है इसको हम बोलते हैं मरहान, ठीक, मरहान। उसके बाद नीचे, उसके बाद दूसरा है हमारा टिकरा, ठीक, टिकरा। उसके बाद में आ जाएगा आपका माल, उसके बाद में आ जाएगा गाभर, गाभर। तो उच्च से निम्न स्तर की जो मिट्टियाँ हैं उसको बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली वह मिट्टी है। यह क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा जा चुका है, बस्तर क्षेत्र का है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, मरहान, टिकरा, माल और गभार। बहुत सरल है, 4 शब्द है मात्र, चारों मिट्टी का आपको नाम याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे हम सरगुजा के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी के विषय में, ठीक है। तो सरगुजा क्षेत्र में ही ऐसे ही मिट्टियों को नाम से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उच्च से निम्न की ओर जाएंगे तो उच्च से निम्न की जाएंगे सबसे पहले आ जाएगा टिकरा, टिकरा बोलते हैं इसको। उसके बाद में आ जाएगा आपका छावर, छावर। उसके बाद में आ जाएगा गाद, गाद छावर। फिर आ जाएगा आपका बाहरा। मैंने यहाँ पर बताया बाहरा के विषय में, बाहरा मतलब गहरी भूमि, ठीक है, गहरी उपजाऊ भूमि। तो बाहरा मतलब नीचे में पाई जा रही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है
टिकरा है जिसमें जल धारण क्षमता कम होती है, ठीक है। तो टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहरा, तो इन चीज़ों का आपको याद रखना, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। टिकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। उसी तरह से बस्तर के विषय में याद करेंगे तो मरहान, टिकरा, माल और गभार। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है, बस्तर क्षेत्र की और सरगुजा के पठार। बस्तर के पठार और सरगुजा के पठार में पाए जाने वाली मिट्टी, जिसको हम उच्च से निम्न के क्रम में हम इसको याद किए हैं। तो ये रहा हमारा मिट्टी के महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना जरूरी है। एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और जितने भी अभी तक वीडियो हमने बनाया है वो सभी को आप देखिए और अपने अध्ययन को, स्टडी को और मजबूत करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।